बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल के आज के प्रोग्राम में हम आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं अलीरज़ा नसीम एडवोकेट से गुजारिश करूँगा आए तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बहुत शुक्रिया। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल पे पिछले कुछ प्रोग्राम आज से हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सेक्शन बाई सेक्शन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस को डील करता है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और सेक्शन 2 में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जो डेफिनेशन आए और उससे रेलिवेंट जो उसके लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो एग्जेम्पशंस हैं, जो अप्रूवल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएँ। आज का जो हमारा मौजू है वो मेन जो मुख्तलिफ़ फ़ंड्स हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत गवर्न होते हैं, रन होते हैं, मसलन प्रोविडेंट फ़ंड है, ग्रेजुएटी फ़ंड है या पेंशन फ़ंड है या दीगर फ़ंड्स हैं, तो उनकी जो अप्रूवल है, उनके जो क्रेडिट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं, उनके रिजेक्शन हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सब के मुतल्लिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है, इन फ़ंड्स को हमें कैसे लेके चलना है, इन फ़ंड्स के हवाले से हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे तैयार करनी है, हमने अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, इन सब पे आज बात करेंगे सरमन शाह सुखेरा साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और हमें इस मौजू पे रहनुमाई फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो विद रिगार्ड टू फंड्स है, या ऐसे कह लें कि रिटायरमेंट बेनिफिट या प्लान या स्कीम जो होती हैं, यूजुअली जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉई की सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल और बाकी उनकी जो रिटेंशन के लिए, ताकि एम्प्लॉई भी कॉरपोरेट इंटिटी में साथ साथ चलें, उनका भी फुल इंटरेस्ट हो इंटिटी में, तो उसकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट है या इनकैपेसिटेटेड कोई हो जाता है या डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए कोई बेनिफिट स्कीम एट्सेट्रा वगैरह जो है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना उसके लिए प्रोवाइड करती है, ताकि फ्यूचर में उनके बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उनके लिए कोई फैसिलिटी बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद या ड्यूरिंग इनक्वेस्टी हो जाए, तो उसके लिए कोई चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ पार्ट उसका बाज़ दफ़ा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कुछ उनकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है। फिर उसके लिए ये है कि वो डिडक्शन अगर एक्यूमुलेट होता ही जाए तो उसको वापस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या ड्यूरिंग जो भी टर्म एंड कंडीशन हो उसके मुताबिक दी जाए, तो उसको ज़्यादा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो विद द पैसेज ऑफ कम होती है। अगर आज आपने स्टार्ट की सैलरी आपने 2000 डिडक्ट कराया तो आपको 30 साल बाद वो 2000 दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उसके लिए फिर एक फंड स्कीम या इन्वेस्टमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं। ग्रुप इंश्योरेंस है या ग्रुप में, या उसको हम फंड का नाम देते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो है उसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। कुछ उसको ग्रेजुएटी स्कीम है, कुछ प्रोविडेंट फंड्स हैं तो उसमें दोनों की कंट्रीब्यूशन है, सुपर एनुएशन हो, एन्युटी स्कीम है, वो डिफरेंट हर एक के अपने पैरामीटर स्कीम्स होंगी। तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर है, इसको हम एम्प्लॉयर को दो कैटेगरी में हम कर लेते हैं। एक समझ स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम देती हैं, ग्रेजुएटी फंड ये वो वगैरह। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिविल सर्वेंट हम कहते हैं, यहाँ प्राइवेट है, वहाँ स्टैचुटरी रूल्स होते हैं, यहाँ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं।
तो हमारा टॉपिक जो क्योंकि विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। तो इसमें अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है, अगर फंड है, फंड के बाद फिर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसमें मार्कअप आता है, तो मार्कअप दोनों कंट्रीब्यूशनों पे है। उसके बाद एंड पे फिर वो उसमें से ड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता, कब मिलना है, क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, एट द एंड क्या इसकी चार्जेबिलिटी जब कंट्रीब्यूशन होगी उस वक्त होगी, या इंटरेस्ट जो मार्कअप है उसकी कब टैक्सिंग होगी, या जब एट द एंड जब रिसीव होगा इंस्टॉलमेंट में या लमसम वहाँ टैक्सेशन होगी, या विद होल्डिंग कैसे होगी। तो ये प्रोसीजर इसको हम देखेंगे। और फिर जो एम्प्लॉयर है उसके लिए तो ये एक्सपेंस है, उसको इसकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके सेक्शन क्या है, फिर उसका हम देख लेंगे। साथ ही कि इसमें कोई टैक्स क्रेडिट भी है कि नहीं, अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है या एम्प्लॉई है उसने उस स्कीम में या इन्वेस्टमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन की है, इन्वेस्टमेंट की है उसकी, तो उसको कोई क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता, या पेंशन है या ग्रेजुएटी उसकी कोई एग्जम्पशन भी है कि नहीं जब मिलेगी, या फिर टैक्सेशन कैसे होनी है। तो जब पेंशन मिलेगी तो यूजुअली ये होता है कि 3 ईयर का एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज के मुताबिक, क्योंकि वो तो कई सालों की बेनिफिट है, उसकी टैक्सेशन होनी भी है, तो उस साल के रेट नहीं होगी क्योंकि वो तो पिछले सालों से है। तो जनरल ये है कि उसको फिर एवरेज रेट लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज रेट है उसके मुताबिक देंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर हम इसका सैलरी का जो सेक्शन 12 है उसमें इसका स्कोप देखेंगे। उसके बाद फिर हम टैक्स उसमें बाद डिडक्शन का देखेंगे, डिडक्शन का 21 है, 21 का ई है उसको देखेंगे। फिर 63 इसका टैक्स क्रेडिट का है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम एग्जम्पशन वाले देखेंगे। एग्जम्पशन के बाद फिर हम 6 शेड्यूल जो डील करता है जिसमें अप्रूवल है, तो उसका पार्ट 1 प्रोविडेंट फंड है, पार्ट 2 जो है सुपरएनुएशन फंड है, फिर ग्रेजुएटी है। फिर हम उनकी टर्म एंड कंडीशन देखेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि उसकी कंडीशंस क्या है, फिर अप्रूवल किसको अप्लाई करनी है, अप्रूवल के पहले क्या करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो वो अप्रूवल वाली देखेंगे। रिजेक्शन हो जाए तो एप्लेंट फॉर्म कौन से हैं, अनअप्रूव है तो फिर क्या है, या अगर आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का डिसअलाउ हो गया है तो सब्सिक्वेंटली उसने अपील स्टेज पे पड़ा हुआ है तो अप्रूवल उसने ले ली है, क्या वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो इसमें केस लॉज क्या है, तो उसको विद होल्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम जो है वो देखेंगे और रेलेवेंट प्रोविजन जो है उसको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे। तो और जो फिर क्वेश्चन आंसर होगा तो उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन, इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है। तो जनरली तो 3 है कि एक प्रोविडेंट फंड है जिसके 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल में जो है पार्ट 1 जो डील करता है प्रोविडेंट फंड्स है, उसकी अप्रूवल्स है या उसकी कंडीशंस है या क्या करना है, किस तरह करना है। तो अप्रूवल है, रिजेक्शन है, इंटरेस्ट है, कैसे कंट्रीब्यूशन क्या है, टैक्सेशन क्या है, विद होल्डिंग क्या है, वो प्रोविडेंट फंड का प्रोविडेंट फंड है। तो यहाँ डेफिनेशन में 48 सेक्शन है, सब सेक्शन जो है। जी मैडम खोलें। पहला 6 शेड्यूल जो डील करता है पहले उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इन पे हम आ जाएंगे। 48 मिनट हो गया, आर में खोल लेना मैडम साहब, फिर वापस आना होगा घंटा, फिर उस पर लग जाएगा। Recognized provident fund mean a fund recognized by the commissioner in accordance with the part 1 of schedule। तो it means 6 शेड्यूल के तहत वहाँ जो टर्म एंड कंडीशन है, वहाँ जो कंडीशंस हैं, वहाँ जो प्रोसीजर है, मैनर है, मोड है, मेथड है, कंडीशन जिसने फुलफिल करनी है उसके मुताबिक जो सेटअप होगा, गवर्न होगा, अप्रूवल होगी, तो उसको हम कहेंगे रिकॉग्नाइज। जो नहीं होगा उसके मुताबिक उसको कहेंगे अनरिकॉग्नाइज। जो रिकॉग्नाइज होगा उसमें कंट्रीब्यूशन होगी तो उसमें एग्जाम्पशन क्रेडिट शेड होंगे या टैक्स होल्डिंग उनकी अपनी होगी, अनरिकॉग्नाइज होगा तो उसकी अलग होगी, उसको हम देख लेंगे। इसी तरह वापस आ जाएँ, इस तरह सुपरएनुएशन फंड है उसकी डेफिनेशन के तो वो पार्ट 2 है 6 शेड्यूल का, उसके मैनर के उनके मुताबिक होगा। ग्रेजुएटी फंड जो है, जी मैडम साहब वापस आए उधर डेफिनेशन में, जिसको तो पहले उनको देख लें हम, इस पे एंड पे आना है। ये बेटा कंप्यूटर आप देख लें, कोई बच्चा चला सकता। डेफिनेशन, हाँ जी,
ये अब हम डेफिनेशन सारी देख लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे। अप्रूव्ड ग्रेजुएट फंड मीन ए ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद पार्ट 3 ऑफ 6 शेड्यूल। ये तीनों फंड की डेफिनेशन उसके मुताबिक ही होगी क्योंकि 6 शेड्यूल डील करता है। उसके बाद अप्रूव्ड एनुटी प्लान मीन एनुटी प्लान अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है उसके रूल रेगुलेशन है, उसके मुताबिक जो गवर्न होगा अंडर वॉलंटरी पेंशन ये सिस्टम रूल 2005 है एंड ऑफर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सी अंडर इंश्योरेंस। ये आप इंश्योरेंस करवा देते हैं तो इंश्योरेंस का भी पहले हमने डिस्कस किया है कि वहाँ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, उसमें कंट्रीब्यूशन होगी, कहाँ शो करना है, वेल्थ में कहाँ उसको एक्सपेंस में शो करना है, वेल्थ में करना है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो किस तरीके उसकी टैक्सेशन होगी, एंड पे रियलाइजेशन होगी तो कैसे टैक्सेशन होगी। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ ये इस प्लान में, इस इन्वेस्टमेंट में जो रिटायरमेंट बेनिफिट जो ये प्लान स्कीम है ये इसके तहत कवर होंगे। इस तरह अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान मीन्स इनकम पेमेंट प्लान अप्रूव्ड बाय द स्कीम बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज पेंशन फंड 2000 एंड ऑफर्ड बाय द पेंशन मैनेजर सर्विस अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005। अप्रूव्ड पेंशन फंड मीन ए पेंशन फंड अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी एक्सचेंज के 3-4 के फंड नीचे है बाय द मैनेज बाय द पेंशन नीचे है फंड मैनेजर रजिस्टर्ड विद सी अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन फॉर एन्युटी स्कीम मीन्स एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू रिटायरमेंट स्कीम अप्रूव्ड अंडर दिस ऑर्डिनरी विच मे मेक ए प्रोडिकल पेमेंट टू द बेनिफिशियरी पेंशन और एंटिटी सच एज अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड पब्लिक सेक्टर पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉय ओल्ड एज स्कीम। ये सारी उसमें स्कीम जितनी भी ओल्ड एज जो सोशल सिक्योरिटी या दूसरी आती हैं वो सारी। ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम मीन्स ए अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड और रिकॉग्नाइज्ड फंड। इसी के अंदर नाम चेंज करके दोनों इसमें आ सकते हैं। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन मीन सुपरएनुएशन फंड और एनी अदर पार्ट ऑफ द सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद पार्ट। तो ये बेसिकली कुछ सिक्योरिटी एक्सचेंज की हैं, कुछ इसी ऑर्डिनेंस में या कोई और स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड ही गवर्नमेंट जो है तो गवर्नमेंट की एंडोमेंट फंड होता है और फंड होते हैं। इतना डिफरेंट कैटेगरी फंड है जो बेसिकली हम ये कह लें कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट की डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन फॉर द कंट्रीब्यूशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट और उस पर फिर रिटर्न, फिर उसकी डिसबर्समेंट, विदड्रॉल, इसके रूल रेगुलेशन हर एक स्कीम के तहत अपने होंगे कि कहाँ करने हैं, किसने मैनेज करना है, कोई उस पर एक्सपेंस होंगे। तो सबसे पहले तो इन स्कीम के लिए यूजुअली एक ट्रस्ट बनाया जाता है। उसमें एम्प्लॉई जो हैं उनमें से भी लोग, एम्प्लॉयर भी होता है, उनको ट्रस्टी बना देते हैं। तो वहाँ एक ट्रस्ट बना के इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाता है और यहाँ से वो कंट्रीब्यूशन ही सारा वहाँ जाती हैं। वो ट्रस्ट फिर उसके में अगर इनकम टैक्स के तहत बनेगा तो इनकम टैक्स के हम देखेंगे ये जो 6 शेड्यूल और रूल्स हैं उसमें जो प्रोविजन है विदड्रॉल की, इंटरेस्ट की, वो सारी उसमें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी ताकि उसमें कंडीशंस होंगी। और दूसरी यहाँ की जो कंडीशन होंगी वो फुलफिल करेगा, वो ट्रस्ट के अंदर पार्ट प्ले करेगा और ट्रस्ट फिर उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके बाद उसकी डिसबर्समेंट जो है ड्यूरिंग देयर लाइफ एम्प्लॉयमेंट या उसके बाद या जैसे टर्म एंड कंडीशन होगी उसके मुताबिक होगी। तो सबसे पहले हम सैलरी देखते हैं। मैडम सीक्वेंस में चलें। बेसिकली ये क्योंकि बेनिफिट सैलरी का ही पार्ट है और सैलरी में हम देखते हैं कि सैलरी में ये डिफाइन है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 12 खोले मैडम। अब जब हम सैलरी डिफाइन करते हैं तो सैलरी में जितनी भी आप रेम्युनरेशंस हैं, वेजेस हैं, सैलरी हैं या उसके अलाउंसेस हैं या बेनिफिट्स हैं, परकोजेट हैं, उसके साथ साथ फिर वो चीज़ों के साथ कोई भी इवन गिफ्ट भी दे एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में तो वो भी सैलरी होती है। तो उसके साथ फिर रिटायरमेंट बेनिफिट भी हैं तो उसको वहाँ डिफरेंट टर्म परकोजेट वेदर एंड पे होगा। ये अलाउंसेस प्रोवाइड इतना नीचे है सैलरी, ये सैलरी में अमाउंट ऑफ ये अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इंडिविजुअल सैलरी वेजेस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर
पर्सन एग्री टू इंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, कंसिडर फॉर एम्प्लॉयमेंट, एग्री टू एनी कंडीशन। ये अगर टर्मिनेशन भी हो जाती है, जैसे वो गोल्डन हैंड स्कीम वाला हुआ था, वो अमाउंट है। टर्मिनेशन ऑफ वेदर पेड वॉलंटरी, ये वो फ्रॉम द फंड टू द एक्सटेंट अमाउंट इज नॉट रीपेड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंटर, आगे कंसिडर रिटायरमेंट, आगे एंड पे वाला देख दें। ये रिटायरमेंट वाला या कंडीशनल रिटायरमेंट है, ओल्ड एज है या इन लीव ऑफ प्रॉफिट है, रिटायरमेंट आ गया या टर्म एंड कंडीशन में कोई चेंज करनी है, उसकी वजह से कोई अमाउंट मिली है तो वो उसके प्रॉफिट इन लीव ऑफ उसको कहते हैं। बाकी जो पेंशन, मैडम साहबा ये मेन ये 3 जो है एफ जो है उसका, ये पेंशन फंड एन्युटी और सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्युटी। तो ये सैलरी यहाँ जो जितनी भी पेंशन होंगी, एन्युटी होंगी या अदरवाइज कंट्रीब्यूशन या रीपेमेंट एट द रिटायरमेंट या ड्यूरिंग वो होंगी, तो सारी पेंशन भी उसके पार्ट ऑफ सैलरी है। तो ये पहले प्रॉफिट इन लीव ऑफ है ड्यू टू चेंज, जब प्रायर और मेच्योरिटी से पहले उसकी रिटायरमेंट, उसमें जो बेनिफिट देंगे तो वो इसमें आएंगे। तीसरा ये पेंशन स्कीम वाले फंड जो है, पेंशन है, एन्युटी है, ग्रेजुटी है, जो भी स्कीम है, तो ये दे आर पार्ट ऑफ द सैलरी। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड का रिलेशनशिप होगा तो ये अमाउंट दी जाएगी, तो ये फंड या उसको पेंशन या ये होंगी, और ये है पार्ट ऑफ सैलरी, और सैलरी का पार्ट बनते हुए टैक्सेशन होगी। लेकिन आगे विद होल्डिंग भी उसी तरह होगी। आगे फिर टैक्स क्रेडिट एग्जम्पशन अगर लॉ में दी है तो उसके मुताबिक उसको वो मिलेंगी। तो आप 63 मैडम साहब 21 खोलें। अब हम देखते हैं जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, क्या उसका वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है या नहीं है, क्योंकि जब फंड में या उसमें कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर होगा, ग्रेजुटी में या सुपर एनुएशन फंड में या आपका प्रोविडेंट फंड में, तो क्या उसको डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलेगा, या वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में अपनी ग्रेजुटी वगैरह शो करेगा। तो यूजुअली हम देखते हैं, अगर बैलेंस शीट देखें तो एक साइड पे ग्रेजुटी या फंड जो है एक्सपेंस में सैलरी एंड रिम्यूनरेशन और सैलरी अलाउंसेस बेनिफिट में लिखा होता है, दूसरा डेफर्ड ग्रेजुटी का एक प्रोविजन क्रेडिट में खड़ा होता है। तो हर साल उसमें ऐड होता रहता है, तो इतनी अमाउंट ऐड होती है, इतनी जो पेमेंट की जाती है लेस होती है, बाकी क्लोजिंग होता है। तो अब हाँ, any contribution made by the person to a fund that is not recognized provident fund, approved pension fund or approved similar fund or approved gratuity fund, तो ये अगर रिकॉग्नाइज नहीं हुए, ये ई और एफ दोनों इंपॉर्टेंट है। नीचे मैडम साहब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। Any contribution by person to any provident or other fund established for the benefit employee of person, unless person has made effective arrangement to secure the tax is deducted under section 140 from any payment made by the fund in respect of which recipient is charged tax under the head salary। तो एक तो वो 3 वो हो गए, वो अप्रूव्ड होंगे तो होंगे, तो बाकियों में ये कंडीशनें फुलफिल होंगी, उनके अलावा जो फंड होगी तो विद होल्डिंग वाली प्रॉपर होंगी, तो फिर उसका अप्रूव होगा। तो यहाँ से वो एम्प्लॉयर जो है उसके लिए जो भी वो कंट्रीब्यूशन करेगा, तो वो पहले वाले में तो प्रोविडेंट फंड में या ग्रेजुटी में या अब सुपर एनुएशन फंड में जो एन्युटी फंड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर होगी, तो जो एम्प्लॉयर ने की है जो अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा, एम्प्लॉय के उधर एक्सपेंस में, उधर डेफर्ड पेमेंट प्लान में, और फिर ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर जितनी ऐड करेगा लेस जो पेमेंट होगी वो होगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऑनवर्ड इसी तरह चलता जाएगा। तो एम्प्लॉयर की जो उसने सैलरी का पार्ट बनाया है उसको सैलरी जो अलाउेबल एक्सपेंस है, तो ये जो है जो जितनी कंट्रीब्यूशन उसने टूवर्ड फंड की है, फंड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड या आपका ग्रेजुटी फंड या और कोई फंड, अनलेस अंटिल वो अप्रूव नहीं है, अप्रूव है तो वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है, अप्रूव्ड नहीं है तो वो नॉन डिडक्टेबल है, फिर वो डिसअलाउ कर देंगे। तो इसमें हम केस भी बाद में देखेंगे। तो बाकी वाले में विद होल्डिंग अरेंजमेंट होगी तो वो फिर ठीक है, उसमें होगी, दूसरे कोई फंड है तो या प्रोविडेंट है या कोई और, तो अगर नहीं होगी तो वो भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर उसको अलाउबल होगा। इस तरह अब 63 देख लेते हैं हम, सेक्शन जो डील करता है कुछ टैक्स क्रेडिट का, बाकी सारे ख़त्म हो गए हुए। उसके बाद 62 में चलते हैं। बड़ा 63 सेक्शन टैक्स क्रेडिट है 63।
ये ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह भी हैं 60। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, an eligible person as defined in section 12 deriving income for charged under head salary or income from business shall be entitled to tax credit for the tax in respect of contribution or premium paid in the year on the approved pension fund voluntary pension fund। तो इसमें ये इस तरह ये जो जिस तरह क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं ABC 3 कंडीशनें होंगे A B मल्टीप्लाई C, तो डिफरेंट उन्होंने लिखा होगा सैलरी की लिमिट इतनी होनी चाहिए, अमाउंट इतनी चाहिए, तो इस सेक्शन के मुताबिक उसका आप क्लेम कर सकते हैं और वो जितना आपको क्रेडिट होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। क्लियर जी? सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं लेकिन टॉपिक से थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन है। जो एम्प्लॉय के ये फंड्स कटौती होते हैं जो उसको सैलरी में तो चार्ज हो रहे हैं लेकिन उसको एक्चुअल मिल नहीं रहे, एक एसेट के तौर पे क्रिएट हो रहे हैं, क्या उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इनको अलहदा से दिखाना चाहिए? कौन से एम्प्लॉय का जो 2000 रुपया या 5000 रुपये पर मंथ चार्ज हो रहा है ग्रेजुएटी फंड के तौर पे, उसको मिल तो नहीं रहा, वो फंड में जा रहा है, सैलरी में चार्ज। वो इन्वेस्टमेंट में हमने वही कहा ना कि वो जो ग्रेजुएटी में जा रहा है अपना या उसका, तो उसको शो करना है कि नहीं करना। बाद वो आप पेमेंट करते हैं, बाद नहीं करते, तो अगर आपने शो करना है तो रिसीवेबल में शो कर लेंगे उधर। हाँ, रिसीवेबल में भी आप ऐसा रिसीवेबल भी होता है, रिसीव भी होता है। रिसीव हुआ तो कैश में आ जाएगा, ठीक है, तो उधर प्रोविडेंट फंड में रिसीव अगर आपने ले लिया हुआ है तो फिर तो रिसीव में आ गया। देखिए सैलरी आपने ली नहीं या फंड में चली गई, ऐसे समझ लें आपने पैसे लेके फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, ऐसे ही समझ लें ना। आपको सैलरी मिली, सैलरी के बाद आपने कहीं जैसे एसेट खरीद लिया तो वो फंड में आ गया, ठीक है ना, या उसने डायरेक्ट फंड में आपके डाल दिया, तो एक ही बात होगी ना। क्लियर होगी बात कि नहीं है? जैसे आपका टैक्स पे कर देता है कोई थर्ड पार्टी तो आप क्लेम करते हैं कि नहीं, ऐसे ही समझ ले। कोई डायरेक्ट कैश पकड़ाना जरूरी नहीं, आपको दे देना। वेल्थ स्टेटमेंट में हम उसको आपका एसेट है ना, वो एसेट शो करते हैं और हर साल की कंट्रीब्यूशन ऐड करते जाएंगे। या एक्सपेंस शो, ये हमने वो लास्ट टाइम भी कहा था कि इसको कहाँ शो करना चाहिए, वो वो बाद में हम एंड पे करना था ये काम, ठीक है ना, कि वेल्थ में ये पहले पढ़ने के बाद फिर ये था कि हम इसको वेल्थ में कैसे शो करना है, जब मिलेगा तो उस वक्त करना है या साथ साथ करते जाएं, इसको एज ए एक्सपेंस शो करना है या इसको ऐसे एसेट करना है। ये पहले भी हमें इस पर बात की हुई है। हाँ, इसलिए ये इसका क्रेडिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर जी? क्रेडिट के बाद अब हम आ जाते हैं एग्जम्पशंस पे। तो ग्रेजुएटी कुछ एग्जम्पशन है, पेंशन की एग्जम्पशन है कि एक ही एम्प्लॉयर से लिया हो, दूसरी वो रेलेवेंट क्लास दें मैडम साहब, सेकंड शेड्यूल में देखें, अगर विद होल्डिंग 149 जिस तरह सेक्शन लगता है उसको लग जाएगा। और टैक्सेशन जो हो, जहाँ कहीं टैक्सेशन होगी, प्रोविडेंट फंड पेंशन लिख दें। मैडम साहब आपने रखे तो हुए थे, वो उधर से ही खोल लें। मैडम साहब आपने रखे नहीं, स्लाइड ही खोल लें, फिर स्लाइड खोल लें, इसको बंद कर देना, स्लाइड नहीं, चलो इधर ही आने दें, ये पेंशन आ गए हैं। पहले पेंशन को पढ़ लेते हैं, फिर ग्रेजुएटी 2 इम्पॉर्टेंट है, बाकी को फिर हम देख लेंगे। अगर किसी ने देखना हो तो रेलेवेंट क्लासेस सेकंड शेड्यूल में खोल ले, वहाँ पेंशन लिखे, ग्रेजुएटी लिखे, प्रोविडेंट फंड लिखे, वहाँ स्ट्रेचरी प्रोविडेंट भी 100% एग्जाम्प्ट है, ये भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट इनकी एग्जाम्पशन है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी, उन पर इंटरेस्ट भी और एंड भी, ठीक है। तो आप पहले पेंशन देख लेते हैं। जी मैडम साहब आप वहीं रहने दें, हमें पेंशन पढ़ लेने दें। ये पहले सैलरी में ही बस है इधर, ये एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन फ्रॉम द फार्मर एम्प्लॉय अदर देन वेयर पर्सन continue to work for the employer or an associate of the employer provided that person receive more than one such person the exemption apply to only higher of the pension received। तो ये पेंशन आपकी एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन आप जो 2 से ले रहे हैं तो हायर वाली होगी, लेकिन उसी के साथ या उसके एसोसिएट के साथ काम ना करें। एनी पेंशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर बाय मेंबर, ये आर्मी उनकी सारी तो एग्जेम्पशन होगी। अच्छा ग्रेजुएटी देखें ना पहले, वो भी होंगी सारी ग्रेजुएटी में, वो फंड लिखे होंगे, ये आ गया ग्रेजुएटी।
चलें ऊपर भी है, ग्रेजुएट से ऊपर भी है, उधर 12-11 से शुरू हो जाए सारे ये फंड और पेंशन ही हैं। 11 आएंगे, 11 से पढ़। सैलरी के बाद आ जाए मैडम, 2 नीचे हैं, 1 मिनट 3 बेर नहीं ठीक है। नहीं ये कहाँ आ गए? सेक्शन 12 खोल लिया आपने, बैठ साहब सेकंड शेड्यूल खोलें, यहाँ से जाए दोबारा उसमें सेकंड शेड्यूल में सीधी चली जाए। आप ऐसे नहीं, आप आ जाएं बेटा, किसी का कंप्यूटर चलाना आता है तो। ये तो आपने सेक्शन है मैडम साहब, इसलिए कह रहा हूं उसको वो खोल लेना, स्लाइड से बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा मैडम। जुबानी उसको कर देंगे ऐड। चलो 12 उसमें ग्रेजुटी भी है, अभी ग्रेजुटी हमें एक देख लेते हैं। अभी जो पहली एग्जाम्पशन जितनी है ना सेकंड शेड्यूल की स्टार्ट वाली, वो सारी सैलरी के मुतालिक ही, तो उसमें पेंशन भी है, फंड भी है। वो ये ख़त्म होगी तो अगला जैसे हेड है ना, पहले सैलरी का है, फिर प्रॉपर्टी की एग्जाम्पशन है, फिर प्रॉपर्टी के बाद आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, फिर कैपिटल गेन है, इन्वेस्ट मार्कअप है, फिर अदर्स है। तो इसी एग्जाम्पशनें भी उसी सीक्वेंस में चलती हैं। तो पहले हम ये ख़त्म करें मैडम, फर्स्ट शेड्यूल में हैं अब तो इजी है, आईटी का दौर है, आप वर्ड डालें तो आपको मिल जाएंगी। तो अब सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में को आपका टोटल एग्जम्पशन पर्सन या इनकम एग्जम्प्ट मिलेगी, दूसरे में आपको रिड्यूस रेट मिलेंगे, तीसरे में आपको रेट की बजाय अमाउंट की डिडक्शन या कम रिडक्शन मिलेगी, फोर्थ में नॉन अप्लीकेबल ऑफ सेक्शन मिलेगी, किसमें सारा सेक्शन ही अप्लीकेबल। नीचे आए, 1 मिनट, एक चलें आगे, यहाँ यहीं चल बस, यहाँ से 8 से ना बाकी बेट हो गए। 8 से पेंशन, ग्रेजुटी, फंड्स एंड ये सारे शुरू हुए हुए। एंड पेंशन रिसीव बाय पाकिस्तानी और फॉर्म अदर देन, ये हमने पढ़ा था। एनी पेंशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट सर्विस, ये गवर्नमेंट वाले हैं। नीचे हैं रिसीव्ड फ्राम द गवर्नमेंट पेंशन स्कीम अप्रूव बाय द बोर्ड फॉर द, ये बोर्ड की है। इनकम रिप्रेजेंट रिसीव बाय, ये ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी वाला। ग्रेजुटी आर computation of pension by the employer in his retirement or in the event of his death by the does not exceed, यहाँ limited in case of employee of government, local government, statutory body, corporation established by the law for the time being and for the amount received in accordance the rule and condition of employee services, जो वहाँ उनकी रूल रेगुलेशन होगी उसके मुताबिक एग्जम्पशन। इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉई द अमाउंट नॉट received in 300,000 rupees under any scheme applicable to all employees of the employer approved by the board for the purpose of this क्लास, ये बोर्ड के पास भी एक अप्रूवल की। इन केस ऑफ अप्लाई टू होम सेक्शन 1(3) डज नॉट अप्लाई 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 75,000 रुपी विच एवर अर्लियर, ये इस सिचुएशन में ये होगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग, ये किस इन पे अप्लीकेबल नहीं। वेयर फॉर द पेमेंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी बाय डायरेक्टर सच एम्प्लॉय हु इज नॉट ए रेगुलर फॉर पेमेंट रिसीव बाय एम्प्लॉय हु इज नॉट रेजिडेंट इंडिविजुअल और ग्रेजुटी रिसीव बाय द एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड एनी ग्रेजुटी फ्रॉम द सेम और एनी अदर एम्प्लॉयर, इस पे ये अप्लीकेबल नहीं होगी। इस सब्जेक्ट टू दी टर्म एंड कंडीशन आपकी जो ग्रेजुटी है। ये आगे मैडम रिप्रेजेंट इनकैशमेंट, ये एनी पेमेंट ऑफ प्राइवेट टू विच प्रोविडेंट एक्ट, ये स्टैचुटरी प्रोविडेंट है जो गवर्नमेंट वाले हैं उनकी है। कुमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकम ड्यूएबल टू एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये कुमुलेटेड भी अदर भी ड्यू जो होगा ना वो प्रोविडेंट फंड वाला यहाँ सारा एग्जाम्प्ट होगा। क्लियर जी। Accumulated balance of 50% received from the pension system offered by the pension fund manager under voluntary scheme, जो हमने अब अगर पढ़ के हैं उसकी सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन, ये डिसेबिलिटी ये वगैरह वगैरह उसके तहत एग्जम्पशन होगी। डेथ बाय नॉमिनी सर्वाइव, ये उसके मुताबिक। इसमें टर्म एंड अमाउंट रिसीव मंथली इंस्टॉलमेंट, ये भी पेंशनों के ही हैं,
एक्यूमुलेटेड क्रेडिट्स, ये सारी जो विदड्रॉल, वो सब्जेक्ट टू दी एनी विदड्रॉल, ये उसी के जो पेंशन फंड हमने पढ़े हैं उसी के रिलेटेड सारी। अप्रूव्ड सेमिनल फंड टू द डेथ बेनिफिशियरी, ये भी एग्जाम्पशन, ये सारी एग्जाम्पशन प्रोविडेंट फंड की और ग्रेजुटी की या सुपर एनुएशन की या अप्रूव्ड सीव वाले फंड जो हैं वो सारी इसमें यहाँ दी हुई हैं। ठीक है जी, या इंश्योरेंस वाली स्कीम वाली सारी अब देखनी है कि कितनी एग्जाम्प्ट है, किस लिमिट तक है, सब्जेक्ट टू व्हाट टर्म है। तो ये वाले आप कहाँ तक, ये एक मिनट बस, यहाँ एनी अमाउंट यहाँ से पहले 39 है, 39 तक देख लेंगे। तो यहाँ तक जो ये सेक्शन, ये जो रूल सब क्लासेज हैं आप सेकंड रूल, ये डील करती हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जम्पशन। अगर रिड्यूस रेट या लोअर वाले लिखने हैं तो अगले जो है, या नॉन एप्लीकेबल लिखने हैं तो अगले भी आप देख सकते हैं। क्लियर जी। अब हम आते हैं कि उसके प्रोसीजर जो है, अप्रूवल का प्रोसीजर जो है वो प्रोविडेंट फंड का क्या है, सुपर एनुएशन का है, ग्रेजुटी का क्या है, तो उसको हम साथ ही हम रूल देख लेंगे। क्लियर। इसमें पार्ट 1 जो डील करता है प्रोविडेंट फंड का है, और पार्ट 2 डील करता है विद द सुपर एनुएशन फंड, और पार्ट 3 जो है वो डील करता है ग्रेजुटी फंड। क्लियर। तो ये इसके मुताबिक रूल इसका है 91 है मेरा, क्या है मैडम सर? नहीं 15 तो ग्रेजुएट, इससे पहले 90 से 90 तक 91 है मेरा ख्याल। पहले प्रोविडेंट फंड के रूल्स हैं, उसके मुताबिक रूल है विदड्रॉल, अप्रूवल, ये वो, अपील शपील, फिर सुपर एनुएशन के हैं, फिर ग्रेजुटी, और 121 तक ये जाते हैं। 96 या 90 से स्टार्ट होते हैं। जी मैडम, पीछे ऊपर आए मैडम साहब, उधर को जाएँ पीछे, 91 से स्टार्ट करें। ये कौन सा है? ये रिकॉग्नाइज आया था 91 कहाँ से स्टार्ट? ये यहाँ से बस ये पीछे क्या है? ये यहाँ 91। ये चैप्टर पूरा जो है रूल का XV, ये पार्ट 1 सारे रूल जो हैं इसमें एम्प्लाई प्रिंसिपल, कंट्रीब्यूशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, कैसे आपने अप्लाई करना है, उधर पार्ट 1। ये आपका प्रोविडेंट फंड का 6 रूल का पार्ट 1, वहाँ मेन टर्म एंड कंडीशन, अप्रूवल, वो भी हम पढ़ते हैं, तो उसको डिटेल पढ़ेंगे वो, और उसका प्रोसीजर के कैसे एप्लीकेशन देनी है, क्या फिल करना है, प्रेस का फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, आपका जो ट्रस्ट बनना है उसमें क्या प्रोविजन डालनी है, उसमें भी इसमें भी, और फिर टैक्सेशन, कंट्रीब्यूशन पे टैक्सेशन, ओनर एम्प्लायर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसमें जो विद होल्डिंग है वो, या उसमें इंटरेस्ट है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, वो सारे रूल रेगुलेशन सारे वहाँ दिए। उसकी प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे अप्रूवल की अप्लाई कहाँ करना है, क्या डॉक्यूमेंट, वो इन रूल्स में है। इसका यहाँ 91 से लेके पहले इसके आएंगे, फिर सुपर एनुएशन के आएंगे, उसके बाद 115 से लेके एंड तक उसके चलेंगे। और अब पहले हम उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पूरा एक पढ़ लेते हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते रिलेशन उससे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 शेड्यूल पार्ट 1, ये प्रोविडेंट फंड का। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और सेक्शन 248 और 21E, वो जो हमने अभी पढ़ा था उसके रेफरेंस से। तो यूजुअली प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्रेजुटी और इनमें फ़र्क क्या है? पहले सुपर एनुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि फंड, हर फंड की अपनी टर्म एंड कंडीशन होगी। तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय भी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, यूजुअली 10% तक होती है, इसमें हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, फिर दोनों ट्रस्ट बना के, जो ट्रस्ट बनाता है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इन्वेस्टमेंट के बाद फिर उस पर मार्कअप ये वो भी मिलता है। तो उसके बाद फिर इसमें कब किस तरह वापस लेना है, कम करना है, अप्रूवल के प्रोसीजर ये है। वो रिटायरमेंट के बाद आपको लमसम या अदरवाइज जो भी उसमें मेंशन हो उसके मुताबिक एम्प्लॉइज़ को वो मिल जाता है, या ड्यूरिंग मिलना है उसके टर्म एंड। जो ग्रेजुटी होती है, ग्रेजुटी में ये कंट्रीब्यूशन इस तरह नहीं होती, उसमें एम्प्लॉयर सिर्फ देता है, और वो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती है, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स। आर्ली कितने, सपोज उसने 10 साल तक काम किया हुआ है, तो आखिरी महीने की जो सैलरी है वो मल्टीप्लाई बाय 10, तो हर एम्प्लॉई की इतनी अमाउंट जो है उसकी टोटल ग्रेजुटी होगी।
जितने एम्प्लाई हैं उनकी सैलरी हर एक की अपनी अपनी इस तरह कैलकुलेट कर ली जाएगी। और सपोज पिछले साल 9 सालों की है तो 50 लाख है सपोज सारे एम्प्लाई की, तो इस साल की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसकी महीने की, उसको लेंगे और जिस बंदे की जितनी सर्विस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो बनेगी प्लस सारों की टोटल ये कैलकुलेट कर, इसमें देखेंगे पहले कितनी पड़ी है तो डिफरेंशियल फॉर द ईयर चार्ज कर देंगे, इतनी अमाउंट फॉर द ईयर कंट्रीब्यूशन हो जाएगी फ्रॉम द एम्प्लॉयर टूवर्ड द ग्रेजुटी फंड ऑफ द एम्प्लॉइज। कुछ समझ लगी कि नहीं? काफी पेचीदा सही है। पेचीदा ऐसे समझ लें, एक बंदा 5 साल है, आपकी ग्रेजुटी हमने कैलकुलेट करनी, तो आपके 12 महीने आपने सर्विस की है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी वो 2 लाख है, ठीक है। अब 2 साल आपकी 2 लाख है तो आपने कितने साल आज तक सर्विस की है, सपोज आपने 5 साल की है तो 5 मल्टीप्लाई 2 लाख 10 लाख। आपकी इस साल के एंड तक ग्रेजुटी में अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। तो पिछले साल आपका सपोज लाख रुपया था सैलरी, तो पिछले साल 4 सालों की कितनी बनी थी? 4 मल्टीप्लाई 4 लाख, तो अब कितनी बनी है? 10 लाख। तो जितना 6 लाख इस दवा कंट्रीब्यूशन आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर करेगा, इस तरह दूसरे एम्प्लॉई का, तीसरे का, टोटल पहले 4 लाख, अब 6 लाख आपकी वजह से और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। या सैलरी में इतना चेंज तो नहीं आता, सपोज पिछले साल 1,75,000 थी तो अब हो गई है आपकी 25,000 ज़्यादा बढ़ गई है ना, 25,000 मल्टीप्लाई, अब पिछले के बाद 25 एडिशनल, ठीक है ना, 1 साल भी एडिशनल हो जाएगा। तो इस तरह हर एम्प्लॉई की टोटल कैलकुलेट होगी, जो ऑलरेडी उसकी है वो लेस हो जाएगी और बाकी फार्दा ये होगी वो टोटल बन जाएगी। जैसे आपकी बनती है 10 लाख, पिछले साल देखा है, पिछले साल तक देखी जाएगी आपकी कितनी थी, वो आपकी सपोज 8 लाख थी, तो इस साल आपकी ग्रेजुटी फंड में कितना बढ़ा? 2 लाख। 2 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एडिशनल आपका इस साल के लिए कर देगा। इस तरह दूसरे एम्प्लॉई, तीसरे एम्प्लॉय, सारों का टोटल कर लिया जाएगा, तो करके टोटल होगा ये आपका, समझ लें ये आपका उधर कंट्रीब्यूट हो रहा है, वहाँ फिर इन्वेस्ट हो रहा है आपका, वो कर इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न शर्म पे बाकी शाल के आपका बैलेंस होना है। वहाँ एनुअल कंट्रीब्यूशन है, यहाँ बेस्ड है लॉस्ट ड्रॉन सैलरी पे। बाकी जो गवर्नमेंट है वो अपने भी टर्म एंड कंडीशन बना सकते हैं जर्नल। ये सुपर एनुएशन जो होती है वो एनुएशन को हम कहते हैं एन्युटी, एनुअल, कोई एक एनुअल कंट्रीब्यूशन की जाती है कोई अमाउंट, तो वो फिर चलती रहती है, वो रिटायरमेंट पे या डिसेबिलिटी पे या कोई बीमारी पे या अदरवाइज वो फिर उस वक्त वो ड्रॉ ऑर्डर भी की जा सकती है, ली भी जा सकती है, वो टर्म एंड कंडीशन उसके लिए होती है। ठीक, ये फंडामेंटल उसमें डिफरेंस। बाकी अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है, कैसे करना है। पहला प्रोविडेंट फंड, फिर सुपर एनुएशन फंड, फिर अब ग्रेजुटी फंड, ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज़ें में उसमें से। जी मैडम साहबा, अब इसको आगे पीछे नहीं करना, यही अब 1 by 1 हमने देखना है। Recognize the commissioner may accord recognition to a provident fund which in his opinion comply with the requirement of rule 2 and may at any time withdraw such recognition if in his opinion the circumstances of fund cease to warrant the continuation of recognition। तो विद्ड्रॉ भी कर सकता है, अब समझे कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये 2 में जो कंडीशन है, order according recognition shall affect on such date as the commissioner may fix in accordance with such rule, and board may make in this behalf such date not being later than the last day of the financial year in which order is made। ठीक है, तो आप अप्लीकेशन देंगे, प्रोसीजर में वो कार्ड कर दें। नंबर 3, ऑर्डर अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड फंड शैल नॉट अनलेस कमीशन अदरवाइज डायरेक्ट बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट फंड इज सब्सिक्वेंटली अमेलगमेटेड विद अनदर प्रोविडेंट फंड और अकरेंस ऑफ accumulation of undertaken in connection with which the 2 funds are maintained that they subsequently absorb the whole or any part of the another provident fund belonging to another taking which is wholly or in part transferred to any merge in the undertaking of employer maintained by the first mentioned fund। एक ने बैठ गया, दूसरी कंपनी आ गई, उसके भी एम्प्लॉई आ गए, मर्ज हो गया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द कंडीशन आप भूल कि ये कंडीशन होगी तो फिर आपने नंबर 1, इन ऑर्डर दैट ए प्रोविडेंट फंड मे रिसीव एंड रिटेन रिकग्निशन शैल सेटिस्फाई द कंडीशन हेयरिन स्पेसिफाइड एंड एनी अदर कंडीशन विच द बोर्ड मे बाय रूल प्रेस्क्राइब। रूल वाली वो हमने उधर 91 से ऑनवर्ड वहाँ कोई कंडीशन है वो, प्लस ये फंडामेंटल कंडीशन है, बाकी उस रूल में है 91 से लेके ऑनवर्ड जितने रूल्स हैं वो प्रेस्क्राइब बोर्ड ने कर दी हुई। यहाँ लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब करेगा, वहाँ बोर्ड ने प्रेस्क्राइब कर दी। तो दोनों को
ये कंडीशनें और वो कंडीशनें दोनों फुलफिल करनी है और इसके मुताबिक मैनर मेथड भी यही अडाप्ट करने हैं, तो फिर आपकी अप्रूवल होगी। नंबर 1, ऑल एम्प्लॉई शैल बी एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान और शैल बी एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में एम्प्लॉई होंगे, यहीं उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रोवाइडर मे इफ थिंक फिट and subject to such if any as think proper to attach to the accord recognized to a fund maintained by the employer whose principal place of business is not in Pakistan, provided that proportionate of employee employed outside Pakistan does not exceed 10%। इस सिचुएशन में भी कर सकता है कि बाहर जो है वो 10% से ज़्यादा ना हो, सब्जेक्ट टू दिस कमिश्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई इन एनी ईयर शैल बी ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ हिज सैलरी फॉर दैट ईयर एंड शैल बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉई सैलरी इन दैट पोर्शन एट द पीरियडिकल पेमेंट ऑफ सच सैलरी इन दैट ईयर एंड क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉईज इंडिविजुअल अकाउंट इन द फंड। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट an employee who retain his employment while serving in the armed forces when taken employment is under any law for the time being, whether receive from the employer any salary or not contribute the fund during the service in the armed force, while so taking into employ the national service of some not exceeding amount he would have contributed, he continued to serve the employer। The contribution of employer, वो employee की है, ये employer की, to the individual account of employee in a year shall not exceed the amount of contribution of the employee in that year and shall be credited to the employer। employee usually 10% आगे आएगा, 10% वो contribute करेगा, 10 ये करेगा, तो उतनी ही उसने करनी जितनी उसने। Provided the subject unless the board may make the commissioner in respect of particular relax the provision of this clause, इसमें relaxation भी होती है, so as to permit the payment of larger contribution, ज़्यादा भी कर सकता है, to the individual account of employee whose salary does not in each case 5,000, इससे कम होते जाए 10 बराबर ही करें, एम्प्लॉयर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकता है। so permit the credit of the employee to the individual periodical the bonuses other contribution are contingent nature where calculation of payment of such bonuses or other नीचे बैठ साहब contribution is provided to the definite principle by the regulation of the fund। नीचे नीचे बैठ सकता, अगले ऊपर ले आए साहब। द एम्प्लॉयर शैल डी है इसकी कंडीशन, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिकवर एनी सम व्हाटसोएवर फ्रॉम द फंड सेव इन केसेस वेयर द एम्प्लॉई इज डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट voluntarily leave his employment otherwise than according to ill health or other unavoidable cases before the expiration of term of service specified in behalf of the negotiation। विदड्रॉ नहीं कंट्रीब्यूशन दे दी एम्प्लॉई की, उसी करेंगे अनलेस सर्टेन जो कंडीशन दी है। प्रोवाइडर सच केस रिकवरी में मेड मतलब शैल बी लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम इंडिविजुअल अकाउंट एंड टू द इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन कंट्री इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्नाइज्ड फंड एंड एक्युमुलेशन ऑफ द, कि वापस भी देनी है, तो एम्प्लॉई वाला पोर्शन नहीं लेगा, अपने वाला पोर्शन या उसके पे जो रिटर्न आई है या मार्कअप आया या कुमुलेट हो गया उतना कर सकता है, वो भी प्रोवाइडेड को मिसकंडक्ट हो तो अदरवाइज नहीं। फंड शैल बी वेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, फंड shall be vested of the two or more of tie in the official trustee and the trust which shall not be recoverable save with the consent of our beneficiary। एक ट्रस्ट की फॉर्मेशन भी होगी, वो नीचे होगी गई। फंड shall consist of contribution as specially received by the trustee or accumulation thereof and of the interest carried to in such contribution and accumulation and security purchase thereof and the capital gain arising from the transfer of capital asset of the fund and of no other sums। ठीक है, अब 3-4 चीज़ें होगी। एक तो हो गया आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की, दोनों पे मार्कअप इंटरेस्ट एक्युमुलेशन, फर्दर और कई इन्वेस्टमेंट शेयर में स्टॉक में की तो उस पर जो कैपिटल गेन आएगा वो भी उसमें आएगा। क्लियर जी, जो लास्ट होंगे तो वो उसके एक्युमुलेट बैलेंस ड्यू टू द एम्प्लॉय शैल बी पेबल ऑन द डेट ही सीज टू बी एम्प्लॉय। तो जिस दिन अब है ये पेमेंट कब होगी, तो पेमेंट का भी उन्होंने रूल दे दिया कि जब वो होगा accumulated balance due to employee shall be payable on the day he ceases to be employee of the employer maintaining the fund। जिस दिन होगा उस दिन वो ले सकता है। Provided nothing anything contained inside FG at the request of in writing by the employee who ceases to employee of the employer maintain fund, the trustee of the fund may consent to retain whole or any part of the accumulated due to employee to be withdrawn by him at any time on demand।
ठीक है, डिमांड पे भी ले सकते हैं। वेयर एक्यूमुलेट बैलेंस टू द एम्प्लॉई हु हैज सी टू बी एम्प्लॉई इज रिटेन इन द फंड इन अकॉर्डेंस विद द पेंडिंग पीपीडी, अगर वो रिटेन रखनी है तो द फंड में कंसिस्ट ऑफ आल्सो इंटरेस्ट इन पर सच एक्यूमुलेट बैलेंस। आगे the fund may also consist of any amount transfer from the individual account of the employee to any recognized provision made by his former employer and the interest in पिछले employer वाला है वो भी ट्रांसफर होकर ऐड होता है। Save energy in accordance with condition research center board of by rule specify no portion of balance to the credit employee shall be payable holder, वो उसमें रूल रेगुलेशन अभी इतना नहीं। Provide that in order to enable employee to pay the amount of tax assessed on his total as determined in rule is 4(7), he shall be entitled to withdraw from the balance of his credit in the recognized from a sum not exceeding the difference between such amount and the amount to which he would have been assessed if the transfer balance इतना shall be। Next, employer annual contribution, यहाँ वो परसेंटेज वगैरह के वहाँ तो जनरल रूल थे, यहाँ स्पेसिफिक होंगे कुछ। The portion of annual accretion in a tax year to the balance of credit employee parties and provident as contribution made by employee in excess of 1/10 of the salary इतना which is the low of the employee, interest credit to the balance ये वगैरह वगैरह। आगे exclusion from the total income नीचे है। Subject to such rule as may be provided in this accumulate balance payable to parties में recognized balance shall be excluded from the computation of, यहाँ उसने दे दिया कि टोटल इनकम में कंप्यूट नहीं होना, इसको ऐड नहीं करना तो टैक्सेशन नहीं होनी। क्लियर। प्रोविजन shall also apply where cessation of employment, the employment obtained employment with any other employer and accumulated balance due or become due to him is transferred to recognized provision made by such other employer, वहाँ से वहाँ भी एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। Tax on the accumulated balance where accumulated balance due to employee parties recognized is included in the total amount, the commission shall calculate the total of the various sum of the tax which would have been payable by the employee in respect of his total income for each 3 years concerning the fund and has been recognized provident fund and amount by which the total amount exceeds total amounts of on behalf of the employer by way of tax by such year and shall be payable by the employee in addition। वो मैंने जो कहा था कि एवरेज पे, क्योंकि कई साल होगा जहाँ टैक्सेशन होगी एवरेज 3 ईयर का वो लगा देंगे। Treatment of balance in newly recognized fund where recognized fund is accorded to provident with existing balance and account shall be made for up to the day immediately preceding the day on which recognized takes effect, showing the balance to the credit of each employee in such day and certain such further particular as the certain may be। कि पीछे आपका फंड पड़ा हुआ है वो अनरिकग्नाइज है, आज आपका रिकग्नाइज हुआ तो वो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, तो अगले वाले अलाउ होंगे, पिछले वाले एनी पोर्शन ऑफ क्रेडिट ये इसी के मतलब है। ये सारी कंडीशन है। अब अकाउंट्स रिकग्नाइज फंड मेंटेन होंगे, प्रॉपर आर्ट चार्ट भी होगा, वो चेक किए जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर बाय एम्प्लॉयर टू ट्रस्टी, वो फंड जो एम्प्लॉयर वाले ट्रस्टी पे जाएंगे वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर उसका फंड का पार्ट हो जाएंगी, उसकी मैनेजमेंट होगी। आगे चलो, आगे पार्टिकुलर टू बी फर्निश इन रिस्पेक्ट, ये पार्टिकुलर ट्रस्टी ऑफ द रिकग्नाइज प्रॉविडेंट एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूशन शैल व्हेन रिक्वायर्ड बाय नोटिस फ्रॉम द कमिश्नर, सारे उसके पार्टिकुलर देगा किस एम्प्लॉई का कितने कितने फंड चाहिए। प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू प्रिवेल अगेंस्ट रेगुलेशन ऑफ द फंड वेयर देयर इज ए repugnance between any regulation or recognized amendment, any provision of this part or rule made therein, the regulation shall to the extent of no effect। अगर रूल रेगुलेशन में कोई डिफरेंस बनाए हैं आपने ट्रस्ट में, लेकिन इससे वो डेविएट करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अपील एन एम्प्लॉयर ऑब्जेक्टिंग टू द, अगर कोई आपका रिजेक्ट हो जाती है अप्रूवल तो अपील का प्रोविजन प्रोवाइड है। The appeal employer objecting to the order of the refusing recognize order in writing recognized from the provident fund may appeal within 60 days of the service of such order to the board। इसकी अपील का डायरेक्ट बोर्ड में, तो या आप और कहीं अपील पर कमिश्नर या इधर नहीं है, बोर्ड में अपील करनी, बोर्ड के ऑर्डर के मुताबिक फिर आपने आगे का रिट में जाना है। ठीक है, तो द बोर्ड मे एडमिट अपील आफ्टर एक्सपायरिंग 60 डे में, अगर कोई रीजनेबल काज है आपके पास, यू हैव बीन प्रिवेंटेड, कैसी कोई चीज़ें जैसे आम अपील में होता है, तो वहाँ आप फिर आपको फर्दर वो टाइप भी दे सकता है। तो अपील शैल बी इन द फॉर्म एंड शैल बी इन द वेस्टनर शैल बी कम सच फी एज मे। तो अगर रूल में देखेंगे तो वहाँ इसका फॉर्मेट भी होगा, अपील फीस भी होगी, डॉक्यूमेंट भी होंगे कि क्या हम देने, वो जो 91 से लेके उसके रूल।
provision relating to this. In addition to power conferred by this part, the board may make a rule prescribe फॉर्म application के लिए कि किस तरह बोर्ड कर सकता है, बोर्ड ने वहाँ वो रूल प्रेस्क्राइब किए हुए नीचे। ये लिमिट द कंट्रीब्यूशन फंड बाई एम्प्लॉई, इसके रूल आ सकते हैं। हु आर शेयर होल्डर द कंपनी, प्रोवाइडिंग असेसमेंट पेनल्टी शर्टी, ये वो डिटर्मिनेंट एक्शन, ये सारे रूल। रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ गारंटी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस पार्ट, आगे डेफिनेशन है नीचे। ये आप डेफिनेशन है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू द एम्प्लॉई कितना है उसकी डेफिनेशन है। एनुअल एक्रीशन, एनुअल इंक्रीज हो रही है, जैसे मैं पहले बताया था। बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉई कितना है, कंट्रीब्यूशन कितनी है। एम्प्लॉई, वहाँ एम्प्लॉई की डेफिनेशन से ये वेरी भी कर सकती है, सेम भी हो सकती है, ये इस पर्पज़ के लिए होगी। आगे में एम्प्लॉयर की भी डेफिनेशन है, रेगुलेशन ऑफ फंड भी है, ठीक है। उसके बाद सैलरी, द एप्लीकेशन ऑफ पार्ट शैल अप्लाई टू द प्रोविडेंट, एप्लीकेशन शैल नॉट अप्लाई, जो स्टैट्यूटरी फंड है उस पर ये अप्लाई नहीं होंगे, उनके अपने होंगे। क्लियर जी। नेक्स्ट पीछे कीजिए थोड़ा सर, ये डियरनेस अलाउंस क्या है? ये सैलरी इंक्लूड्स कोई भी अलाउंसेज, महंगाई अलाउंस है, महंगाई अलाउंस जितने भी हैं या और अलाउंसेज हैं, वहाँ अगर नहीं भी, बट एक्सक्लूडिंग ऑल अदर अलाउंसेज, एक अलाउंस वहाँ और भी अलाउंसेज बेनिफिट हैं। उसने कहा इस पर्पज़ के लिए जो कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करनी है, सैलरी क्या होगी, यहाँ वहाँ डेफिनेशन में तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी हैं और चीज़ें भी हैं, अलाउंसेज हैं। और वहाँ आपके डेयरनेस अलाउंसेज के अलावा जो काफ़ी सारे और भी अलाउंसेज हैं, वो महंगाई के अलावा अलाउंस में कोई आपके बोनस शोनस, ये वो बहुत सी चीज़ें हैं, परकोजेट्स हैं। तो यहाँ उसकी डेफिनेशन रिस्ट्रिक्ट कर देगी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो वहाँ तो बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है। सेक्शन जो 12 में अभी हमने पढ़ी थी उसमें बहुत ABCD बहुत पता नहीं क्या था, अलाउंसेज, परकोजेट, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ सैलरी, टर्मिनेशन, उसमें सब कुछ शामिल था। वो नहीं, या आप बेसिक, एक कहते हैं बेसिक टाइम स्केल सैलरी, बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी। तो यहाँ उन्होंने बेसिक सैलरी भी नहीं और जो आप टाइम स्केल सैलरी भी नहीं और टोटल सैलरी भी नहीं, यहाँ अपनी सैलरी डिफाइन कर दी कि इस पर्पज़ के लिए कंट्रीब्यूशन, जहाँ लिखा हो 10% ऑफ सैलरी, तो हम किसको लेंगे, सैलरी कौन सी, टाइम स्केल, बेसिक सैलरी, या जो 12 में डिफाइन है वो नहीं। उन्होंने कहा ये जो डिफाइन है ये इस पर्पज़ के लिए ये वाली सैलरी होगी। क्लियर? हाँ, ये थोड़ा सा ये इसको देख लेते हैं, इसमें उसमें डिफरेंस। जो में मे कार्ड वो पहला उसी तरह है, ऑर्डर रिकॉर्डिंग उसी तरह है। तो कमीशन शेल नाइदर रिफ्यूज, इतना कंडीशन हम देख लेते हैं, मोस्ट मॉडल है। In order that a superannuation may receive and retain approval, it shall satisfy the condition specified in contribution with board may by the rule. The fund shall be fund established under irrevocable. इसके लिए ज़रूरी है वहाँ ट्रस्ट, यहाँ irrevocable ट्रस्ट होगा क्योंकि इसने बाद इतने सालों देना। तो इन कनेक्शन विद द ट्रेड अंडरटेकन कैरिड आउट इन पाकिस्तान एंड नॉट लेस देन 90% ऑफ द एम्प्लॉई शैल बी एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। बाकी उसी तरह शैल बी सोल पर, इसका फंड शैल हैव फॉर इट्स रोल पर प्रोविजन ऑफ एन्युटी फॉर द एम्प्लॉई। वहाँ कुछ और पर्पज था, यहाँ वो मंथली कंट्रीब्यूशन थी, यहाँ एनुअल कंट्रीब्यूशन, या इसका पर्पज जो है एम्प्लॉई एंड ट्रेड किधर गया, इस सोल पर्पज ऑफ द प्रोविजन एन्युटी फॉर द एन्युटी मीन एनुअल इन द ट्रेड एंड अंडरटेकिंग ऑन देयर रिटायरमेंट और आफ्टर स्पेसिफिक एज, या स्पेसिफिक एज के लिए रिटायरमेंट होगा 30 साल या 25 साल या 20, कोई भी स्पेसिफिक, और देयर बिकम इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू सच फॉर विडो चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ पर्सन हु आर हैव बीन सच एम्प्लॉई ऑन द डेथ ऑफ दीज पर्सन। तो ये इसका पर्पज ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया कि इनकैपेसिटेटेड डेथ, ये वो जो कंटिजेंसी है उसको मीट अप करने के लिए। तो द एम्प्लॉयर इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री शैल बी कंट्रीब्यूट टू द फंड। तो इसके लिए अंडरटेकिंग और ट्रेड ये होना भी ज़रूरी है, वहाँ कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है। उसके बाद एन्युटी, पेंशन एंड अदर बेनिफिट ग्रांटेड फ्रॉम द फंड शैल बी पेएबल ओनली इन पाकिस्तान। ठीक है, आगे अप्रूवल वाला उसी तरह है। ठीक है, मेन पर्पस डिफरेंट थे, बाकी उसी तरह ही सारी चीज़ें। कंट्रीब्यूशन द वैन डीम टू बी इनकम, डिडक्शन ऑफ टैक्स उसी तरह ही। अपील डिडक्शन फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। आगे लाइबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी ऑन सजेशन ऑफ अप्रूवल, पार्टिकुलर फर्निश प्रोविजन पार्ट प्रीवियस, अपील उसी तरह ही। ठीक है जी, उसी तरह बाकी ये प्रेस्क्राइब पावर उसके पास, तो एंड पे वही डेफिनेशन है। इसी तरह आगे ग्रेजुटी, ये अप्रूव्ड ग्रेजुटी है, इसकी भी कंडीशन हम देख लेते हैं।
in that curiosity may receive a written approval. इतना fund shall be fund established under irrevocable, इसमें भी trust है with the trade undertaking carry on इतना not less 90% fund shall be for sole purpose gratuity to employee in the trade for their retirement at on the after a specific age becoming incapacitated prior to termination at a minimum period of service. ये इसमें सर्विस पीरियड से लेट है, जो मैंने कहा था कैलकुलेशन उसको करते हैं. ऑफ द फंड एंड टू बी चिल्ड्रन डिपेंडेंट एम्प्लॉय इन द ट्रेड ना बेनिफिट एप्लीकेशन अप्रूवल ये वो उसी तरह ही. ठीक है, इसमें कैलकुलेशन जो है वो पीरियड ऑफ सर्विस से रिलेट किया. बाकी बेनिफिट और रिटायरमेंट भी हो सकता है, पहले भी होता है, विडोज़ के लिए, बच्चों के लिए बस, और यूजुअली ग्रेजुटी जब रिटायर होते हैं उस हिसाब को मिलती है. बाकी उसी तरह एन्युटी फंड है, बाकी प्रोविजन उसी तरह है. तो अब एक नज़र हम रूल को देख लेते हैं. ये एप्लीकेशन फॉर रूल है 91 हो गया. एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड फंड शैल बी मेड इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉयर maintaining the fund, setting out the following part. Employer name, address of the employee, principal pay, name of the employee, whether in or outside person, place where account of fund are maintained, where fund is already in existence, copy of the last balance sheet of the detail of the verified next to the होगा ये वाला उसमें लिखा हो आई वी वेरीफाई ये बराबर. सडनली द एप्लीकेशन शैल बी कंपनी बाय, ये डॉक्यूमेंट है. ओरिजिनल ऊपर कर, ओरिजिनल ट्रस्ट ये डॉक्यूमेंट है. पहले वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फिल करनी, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है. ओरिजिनल ट्रस्ट डीड टू बी साइंड बाय द कमिश्नर, कॉपी ऑफ ट्रस्ट deed to be retained by the commissioner and rule of the fund. Provided that the irritated deed cannot be conveniently produced, the commissioner may accept in lieu of original a true certified copy of the by the magistrate or in the manner provided in the company rules 1984, which in case additional copy shall be furnished to returned by the company. The applicant shall be lodged with the commissioner responsible in the area jurisdiction with the account of fund are kept, or if the account are kept outside person, lodged with the commissioner responsible for the area in which the local headquarter for the employment situation. Decision on the commissioner may make such inquiry, call such for information, evidence, and commissioner may consider necessary to decide the applicant. Applicant shall notify the applicant in writing of the commissioner decision on the applicant. Where commissioner decide to refuse the application under rule, the notice referred to insert shall include statement of reason of refusal. ऐसे नहीं कर सकता कि हेयर बाय रिफ्यूज, उसमें स्टेट ऑफ रीजन देगा, रीजन ऑर्डर जस्ट स्पीकिंग ऑर्डर देगा. वेयर कमिश्नर उसके बाद अनलेस otherwise specified by the commissioner and according to recognized provident shall take effect from the last date of a month in which application for recognition received by the commissioner. उस साल का जो लास्ट मंथ तो जिससे रिसीव हुई है उससे ऑनवर्ड स्टार्ट होगी. इधर ऐसा नोटिस शैल नोटिस स्टेटमेंट रीजन होती. फॉर्म ऑफ अपील इन केस ऑफ नॉन रिकग्निशन और विथड्रॉल ऑफ रिकग्नाइज, ये फॉर्म ऑफ अपील अंडर सेक्शन 6 रूल्स नीचे है. इन द मैनर ये उसका जैसे अपीलों का दूसरा होता है टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये इसको हम फिल करेंगे. इसमें ग्राउंड साथ ग्राउंड ऑफ अपील ए बी सी इधर लगा देंगे, अलहदा अटैच भी कर सकते हैं. वो डॉक्यूमेंट जो साथ लिखे हुए हैं वो साथ लगा देंगे. तो फिर अकाउंट रिकग्नाइज टू बी मेंटेन बाय द फंड, ये अकाउंट इसमें जो इतने रिकग्नाइजमेंट शैल प्री अकाउंट एट द इंटरवल नॉट मोर देन 12 मंथ, 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स में के मतलब है. ये अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय ईच सब्सक्राइबर टू फंड एंड शैल इंक्लूड पार्टी शोन इन द फॉर्म. एम्प्लॉई का इस तरह फॉर्मेट होगा नीचे, जहाँ टोटल एम्प्लॉई 1 2 3, ये पहला मंथ एंड ईयर. सैलरी एम्प्लॉइज नॉर्मल और कंटीजेंट नेचर, टोटल इन कॉलम, टोटल इसमें एम्प्लॉई वाई सारे ये कॉलम सारे 13 कॉलम के 13 रिमार्क्स भी है सारों के, वो टोटल का टोटल कैलकुलेशन नीचे. ये मे डिवाइड द सच कॉलम, आगे पीछे कॉलमों को भी चेंज कर सकते हैं. द ट्रस्टी और ये सब्सट्रैक्ट शैल शोन टोटल ऑफ द कॉलम, ये टोटल कॉलम शाल टोटल हो जाए नीचे. अगला नेक्स्ट पे देखें, अगला हेड देखें. ये टोटल सैलरी पेड है, वो टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल भी उनके आ जाएंगे. टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अकाउंट केप्ट आउटसाइड पाकिस्तान, बाहर है तो ये उसके लिए टाइम लिमिट. लिमिट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई, कितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी भी ये लिमिट उसने दी हुई है. लिमिट ऑन द कंट्री बाय द सर्टन एम्प्लॉई, कोई किसी के लिए स्पेशल है, एक्सेप्शन है. एक्सक्लूजन टोटल अकुमुलेट बाय उस पर एक्सक्लूजन के रूल्स है. तो ट्रीटमेंट ऑफ कंसिडर डीलिंग विद द बेनिफिशियरी, ट्रीटमेंट सर्टर के विद रिकॉग्नाइज विदड्रॉ,
विदड्रॉल है तो उसकी क्या इन्वेस्टमेंट आप मनी आप रिकॉग्नाइज कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, सिक्योरिटी इनके अलावा नहीं आप कर सकते, इसको पढ़ लेते हैं। एक मिनट, where employer is not a company as defined in section of the company, the contribution made by the employer after the date of and interest to the commercial shall be wholly invested either in the security of the nature specified in class T of Trust Act, वहाँ जो ट्रस्ट एक्ट में वहाँ जो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपने इन्वेस्ट एंड पेबल बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एंड ट्रस्ट इन पाकिस्तान और पोस्ट ऑफ सेविंग स्कीम इन पाकिस्तान डिपॉजिट नेशनल सेविंग्स है वो NPP नीचे बस वो ट्रस्ट एक्ट के तहत जो बनती हैं या ये है उसके मुताबिक है। फंड सब्जेक्ट टू 50% सच डिपॉजिट एम्प्लॉयर इज ए कंपनी डिफाइंड, ये कंपनी के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये आप विदड्रॉ वहाँ करते हैं तो ये टर्म एंड कंडीशन होगी, आप किस पर्पज़ के लिए और कितना कंस्ट्रक्शन के लिए, गाड़ियों के लिए या फैमिली हेल्थ एक्सपेंस या उसके प्रोवाइड हैं, ये आपने जो फंड आपके ट्रस्ट होगा उसके अंदर भी डाल लें और इन लिमिट से ज़्यादा आप विदड्रॉ भी नहीं कर सकते। ये एक्सपेंस वगैरह है, फैमिली है, शादी है, कंस्ट्रक्शन है और गाड़ी है और चीज़ें तो इसमें सारी वो मेंशन है। जब कभी आपने देखना हो तो कमिश्नर इसको हिट कर सकता है अगर ज़्यादा विदड्रॉल है। लिमिट ऑन द विदड्रॉल, ये लिमिट है उसकी, ये भी नहीं कि फंड कम हो आप ज़्यादा पैसे निकलवा लें, ठीक है। तो उसकी कंडीशन सारी दी है, पर्पज़ दिया हो किस पर्पज़ के लिए और कितनी लिमिट। ये सेकंड विदड्रॉल पहली कर ली फिर आप दोबारा कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, ये नीचे में पेमेंट ऑफ अमाउंट विदड्रॉन वापस भी आप पैसे कर सकते हैं लेके इंटरेस्ट के साथ या कम, जिसमें सारे इसके रूल रेगुलेशन प्रोविजन टू अगेंस्ट अप्रूव्ड सुपरनरेशन वो भी आलमोस्ट इसी तरह है। तो आप जब कभी आपने कोई फंड रिकॉग्नाइज कराना हो तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके रूल रेगुलेशन भी हैं, कंडीशंस भी हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट भी है, फिर लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन भी है, विदड्रॉल भी है, रिजेक्ट हो जाए तो फिर उसकी मर्जर भी है, पुराना है, एक्स है, अनअप्रूव्ड कितना है, अप्रूव्ड कितना है और ऑनवर्ड आगे डिडक्शन और वो एग्जम्पशन और वो इसमें भी प्रोवाइडेड है, उधर भी प्रोवाइडेड है, फिर अपील का मैटर भी दूसरा भी है, सारी चीज़ें में। तो अकॉर्डिंगली आप जब प्रैक्टिस पहले ट्रस्ट बनाएंगे, सबसे पहला काम आपका जो सीक्वेंस में देखें तो आपने पहले देखना होगा मेरा प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन फंड है या ग्रेजुटी है या कोई और है, वो ट्रस्ट बनाएंगे और रेलेवेंट रूल जो है वो उसका पार्ट बनाएंगे। एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक रूल रेगुलेशन होगा। रूल रेगुलेशन में जो इसकी कंडीशंस होंगी वो सारी उसमें इनकॉर्पोरेटिंग करेंगे, इनकॉर्पोरेट करके ताकि इसकी वायलेशन ना हो, अदरवाइज कमीशन रिजेक्ट कर देगा। अगर इन कॉन्सोनेंस में दी रूल नई चीज़ें होंगी तो आपने सारा उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है इसके मुताबिक करना है। विदड्रॉल की कंडीशन है, कंट्रीब्यूशन की दूसरी, इस रूल के इन अकॉर्डेंस ये रूल और जो 60 रूल है उसके जो पैरामीटर है उसके मुताबिक करनी, ताकि वो कमिश्नर उसको देखे। अमेंडमेंट भी होती है, आप ट्रस्ट को ऐसे नहीं अमेंड पहले ले लें बाद में अमेंड कर दें, वो भी इधर लिखा होगा कि वो अमेंड नहीं किया जाता विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। वो उधर भी डालेंगे कि जो भी अमेंडमेंट अल्ट्रेशन होगी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलेशन की तो प्राइवेट अप्रूवल ऑफ FBR जब कमिश्नर की ली जाएगी। तो अपील के भी सिस्टम, अकाउंट मेंटेन के जो यहाँ दिए हुए हैं वो आप उसमें सारे वो प्रोसीजर जो आप ट्रस्ट के रूल रेगुलेशन है उसमें डालेंगे, डाल के तो फिर ट्रस्ट बना लेंगे। ट्रस्ट बना के फिर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी, उधर ट्रस्टी हो जाएंगे, कुछ एम्प्लॉयर होगा प्लस जो है आपके एम्प्लॉई हो जाएंगे, वो ट्रस्टी फिर उसको मैनेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स उसकी विदड्रॉल ये वो सारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो इन रूल रेगुलेशन के मुताबिक या ट्रस्ट के जो रूल रेगुलेशन होंगे उसके मुताबिक चलता रहेगा। अगर अमेंडमेंट चेंज करनी होगी तो फिर आप कमीशन के पास जाएंगे, कमीशन ने पहले अप्रूव कर दिया तो चलता रहेगा, अनलेस अनटिल उसने रिजेक्ट नहीं किया या रिफ्यूज़ नहीं किया या विदड्रॉ नहीं किया। विदड्रॉ करे या रिजेक्ट करे तो आपके पास एप्लेंट फॉर्म है, वहाँ से आपको अप्रूव हो के आ जाए तो फिर आप सकते। तो ये प्रोसीजर इनको पहले आप स्टडी कर लेंगे और इसके मुताबिक रूल रेगुलेशन क्लियर। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जैसे पुलिस, आर्मी, हेल्थ, उनके जो फंड्स होते हैं उनके वो नहीं नहीं वो प्रोविडेंट फंड जो है वो एक्ट 1925 उनके अपने स्टैचुरी जो है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पहले सेग्रीगेट कर दिया था
कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट्स जो है उनको हम स्टैचुरी या पब्लिक सर्वेंट कहते हैं और स्टैचुरी रूल्स कहते हैं। वो उनके अपने अदारों के अपने ग्रेजुटी, प्रोविडेंट, पेंशन या अदर स्कीमें या एंडोमेंट या दूसरे फंड होते हैं, वो उस रेगुलेशन के मुताबिक होंगे जो गवर्नमेंट के। ये जो हम आप बात कर रहे हैं, ये जो इधर टैक्स पेयर होते हैं, जो आपका कंपनी है, एओपी है, इंडिविजुअल बिजनेस है, अंडरटेकिंग एंड ये जो है, ये प्राइवेट जो है, जो इनको आप स्टैचुरी, इसमें स्टैचुरी रूल नहीं अप्लीकेबल, इसमें अपने रूल जो ट्रस्ट में आपने बनाए अपने रूल के मुताबिक हो। उनके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए ये वो, तो उसके डिस्प्यूट इधर नहीं जाते, वो उसके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल है, उसमें टर्म एंड कंडीशन जो सिविल सर्वेंट की होती हैं, आर्टिकल 212 है, उसका 12 यूजुअली जो उसमें मेंशन हो उसके मुताबिक उस सर्विस ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट या उधर फिर जाते हैं, तो वो वहाँ उधर डील विद होते हैं। या स्टैचुरी रूल हो तो फिर उधर रिट भी फाइल हो सकती है, सब्जेक्ट के उस पर बार ना हो 212 आर्टिकल का, तो वो उधर रेगुलेटर। ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंपनी है, ये हमारा एओपी है, इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ, जैसे सेल टैक्स में कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरर है, या आपका रिटेलर है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें यहाँ अब टैक्स इनकम टैक्स में कहें तो हम कह देते हैं जी कंपनी है, पब्लिक है, लिस्टेड है, प्राइवेट है, सिंगल मेंबर कंपनी एओपी है, पार्टनरशिप, ये वो इंडिविजुअल्स, वहाँ 3 नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वाले जो टैक्स पेयर होते हैं, तो इनके लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉई को उनको देना है, तो वो इसके मुताबिक करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो ये एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन उसमें जो एम्प्लॉइज मिक्स पहले पुराने, यहाँ मर्जर का कंसेप्ट दिया हुआ है उन्होंने, अभी हमने पढ़ा नहीं था मर्जर का कंसेप्ट भी। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर और रूल रेगुलेशन है, फिर प्राइवेटाइज होती है, जो अंडरटेक आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट है, वो डीनेशनलाइज हो जाती है, तो आप इसमें आ जाते हैं, तो मर्जर का वही कंसेप्ट दिया हुआ है अभी हमने। इसलिए यहाँ रूल रेगुलेशन सारे, आप प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, जो स्टैचुरी यूजुअली जो एक्ट के तहत बनते हैं, वो एक्ट ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। फिर वहाँ हो सकता है गवर्नमेंट में तो टैक्सेशन ही ना हो, तो वहाँ रिकॉग्नाइज या कमिश्नर की ज़रूरत ही ना हो। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में जो 49 सेक्शन है, कौन सा है उधर, आर्टिकल 165A-B है, जो है फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं जो गवर्नमेंट में, उसमें टैक्सेशन नहीं है एप्लीकेबल। तो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आते हैं, वो आते हैं तो उन पर एप्लीकेबल है, उन पर वो लगेंगे। क्लियर। जो टैक्स पेयर पहले डेफिनेशन में आएगा, टैक्सेशन लॉ लगेगा तो फिर इसके तहत गवर्न होगा, नहीं लगेगा तो फिर उसके तहत चलता है। क्लियर। थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अगला लेक्चर जो है फिर हमारा अगला टॉपिक होगा। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सर मिर्जा सुखेरा साहब का। वो हमें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ फ़ंड्स हैं, प्रोविडेंट फ़ंड है, ग्रेजुटी फ़ंड है, पेंशन फ़ंड है या दीगर फ़ंड्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल्स, एग्जेम्पशंस और क्रेडिट्स और बाकी चीज़ों के हवाले से हमें डिटेल से बता रहे थे। तो इस हवाले से मज़ीद चूँकि लॉ वेरी होता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं, और मुख्तलिफ केस लॉ भी सर बता रहे हैं कि इसके ऊपर मौजूद हैं, वो भी हस्ब ज़रूरत फिर अकॉर्डिंगली हमें वो होंगे इंशाल्लाह। एक तो यही वाला है सामने वाला जी सर, ये है कि बाद में अप्रूवल हुई जी, तो ये उस पर हम थोड़ी सी रानमाई सर से ले लेते हैं। मेरे साथ इससे पीछे वाले केस पाकिस्तानी केस ला देखें, इससे पीछे देखें ना। ये बेसिकली ग्रेजुटी फंड का 21E के मतलब ना काफ़ी डिस्प्यूट रहा है, क्योंकि इससे पहले तो ये था कि अक्रूवल, अगर आप अक्रूवल बेसिस पे रिकग्नाइज किया है तो अलाउबल होता रहा है। तो अब उन्होंने 21E जो है वहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि अनलेस सेंट्रल अप्रूव नहीं होगा तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन जो अप्लायर की वो इनएडमिसिबल होगी। तो लेटेस्ट ये केस 222 का है, 2022 SCMR 1943 है, मैसर को नूर बिल्डिंग वर्सेस इतना। तो यहाँ पहले लाहौर हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी, तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है।
पहले ये होल्ड होता रहा है कि ये क्योंकि अक्रू किया है आपने, रिकॉर्ड किया है, सब्सिक्वेंट पे भी किया है, सैलरी है, तो इसलिए एडमिसिबल है। लेकिन पहले की डेफिनेशन जो थी वो और थी, तो उस वजह से फिर वो अलाउ होता रहा। तो वहाँ उस पर अक्रूवल और पेमेंट के कंसेप्ट थे जिसके मुताबिक चलता रहा, क्योंकि ये बिज़नेस डिटर्मिनेशन जो है बेसिकली ये था कि जो अकाउंट्स की डिटर्मिनेशन है प्रॉफिट की, लॉस की, वो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटेड अडॉप्टेड बाय द टैक्स पेयर है, सेक्शन 32 जो है। क्योंकि उसमें आपने अक्रूवल किया है तो अक्रूवल के मुताबिक एक्सपेंसेस लाओगे, कैश है तो कैश के मुताबिक होंगे, तो ये भी एक एक्सपेंस है, तो इसलिए अक्रूवल के मुताबिक होता रहा है तो लाभल है। तो पहले ये होल्ड होता है, तो क्योंकि आप स्पेसिफिक और एक्सप्रेसली एक प्रोविजन प्रोवाइडेड है सेक्शन 21E में कि अनलेस सेंट्रल वो अप्रूव नहीं होगा तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो मर्जी अडॉप्ट करता रहे। जब लॉ ने स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली एक कंडीशन दे दी है कि ये वाला अलाउबल नहीं है अनलेस सेंट्रल वो रिकॉग्नाइज हो, तो यहाँ वो होल्ड गया कि जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी अगर वो क्लेम करता है तो उसने उसकी ड्यूटी है प्रूव करे कि ये फंड जो है वो अप्रूव फंड है। अगर अप्रूव ग्रेजुटी या सुपर एनुएशन और जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं है तो फिर वो उसको लायबल डिडक्शन नहीं है। क्लियर? एक तो ये होगा। दूसरा ये अभी केस आया नीचे, ये वाला अभी 2023 127 टैक्स 147, इसमें सिचुएशन ये थी कि जब उन्होंने क्लेम किया उस वक्त अप्रूव नहीं था और उन्होंने डिसअलाउ कर दिया तो डीसी ने, और उसके बाद उन्होंने अपील की। अपील के बाद ये हाई कोर्ट में था, तो ड्यूरिंग हाई कोर्ट अप्लाई उन्होंने पहले किया हुआ था, लेकिन वहाँ उन्होंने उसको अलाउ होगी। जब अलाउ हो गया तो उन्होंने हाई कोर्ट पे इसको क्लेम कर दिया। तो रिलायंस किया चंदा मोटर केस जो है 1990 का, 1992 का सुप्रीम कोर्ट का, 1950 मोटर इंपॉर्टेंट है। ये फनल्टी को डिफाइन करता है और इसमें ये कहता है कि जो अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग, कि वो ऐसे ही है कंटिन्यूएशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग कि अपील जो है जब आप उसने जो असेसमेंट प्रोसीडिंग में जिसमें उसने ऑर्डर किया है अपील भी उसी की सेटअप प्रोसीडिंग का पार्ट है। तो क्योंकि अभी भी ऊपर चल रहा है अनलेस एंटर कोई चीज़ फनल्टी नहीं है, जब अपील फाइल कर दी जाती है तो मैटर स्टैंड रीओपन और रीअप्रेज फैक्ट डॉक्यूमेंट सारे ट्रिब्यूनल तक फैक्ट भी सारे और डॉक्यूमेंट्री या रीअप्रेज हो सकते हैं। तो आगे जाके मैटर ऑफ लॉ जो है और कोई चीज़ फाइनल नहीं होती अनलेस एंटर दैट क्रॉसेज ऑल द फोरम ऑफ अपील अनलेस टिल द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चंदा मोटर है। पहले हाई कोर्ट ने इसे फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट 1992 में गया। तो इसको रिलाय करते हुए उन्होंने कहा क्योंकि अभी फाइनल नहीं है, अभी वो प्रोविजनल है, जो ऑर्डर पास हुए हैं वो प्रोविजनल है, अनलेस एंटर वो फाइनल नहीं होता, अनलेस एंटर सुप्रीम कोर्ट उसको टर्म कर दे। और दूसरा कोई रेमेडियल या बेनिफिशियल या वो कोई ऑर्डर या कोई चीज़ें हों तो वो रिट्रांसपेक्टिव होती हैं और पेंडिंग केसेस पे एप्लीकेबल होती हैं। तो ये क्योंकि पेंडिंग है, फाइनल भी नहीं हुआ, प्रोविजनल है और अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, तो इन बेसिस पे अब भी आ गया तो अलाउबल है। तो इसमें फिर उन्होंने अलाउ कर दिया इस बेसिस पे। सर उसको टैक्स ईयर वाइज ही देखा जाना चाहिए था कि जिस टैक्स ईयर में वो अवेलेबल नहीं था तो टैक्स ईयर उसी का ही है ना, तो उसने टैक्स ईयर तो टैक्स ईयर 2022 क्लोज हो गया, मैंने रिटर्न फाइल की, मैंने क्लेम किया, ये तो रूल में तो वहाँ कहा है कि उस मंथ से ही होगा, जिस मंथ से होगा आखिरी मंथ में अभी हमने पढ़ा था। लेकिन ये कि अभी तक वो फनल्टी नहीं है, हो गया अप्रूव तो रिट्रांसपेक्टिव पेंडिंग है, अभी मैंने बोला क्या रेमेडियल क्यूरेटिव बेनिफिशियल, वो हो गया तो रिट्रांसपेक्टिव भी उसका बेनिफिट दिया जा सकता है। कि एक फॉर्मेलिटी थी ना बेसिकली है कि उसको अलाउ करके बजाय टैक्स इसी बेसिस पे ले दिया जाए। पहली बात तो ये है कि वो एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, ये उसको डिसअलाउ किया गया। वैसे तो प्रॉफिट जो टैक्स होना है वो एक्सपेंस के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ये तो ऐसे ही है कि आप कोई स्टैचुटरी लिमिट लगा के सारे एक्सपेंस डिसअलाउ कर दें, तो वैसे उसका फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, एक्सपेंडिचर है। फंडामेंटल कंडीशन है कि जो एक्सपेंसेस आपके फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस हैं, कैपिटल नेचर के नहीं है और पर्सनल नहीं है, वो अलाउबल है, जनरल ये कंडीशन। अब टू सिक्योर सर्टन पर्पज उसमें कोई कंडीशनें लगा दी जाती हैं कि विद होल्डिंग नहीं है तो हम डिसअलाउ कर देंगे। वैसे तो जेन्युइन ही तो रियल एक्सपेंसेस है उसका, तो वो डिसअलाउ नहीं होना चाहिए।
इस तरह की फॉर्मेलिटी या कंडीशन जो है ये एक प्रोसीजरल नेचर की है टू अटेन सर्टन ऑब्जेक्टिव, ताकि विद होल्डिंग होती रहे। या यहाँ यार रखनाई दें कमिश्नर की कमांड कंट्रोल और उसके विजडम में रहे, उसको पता रहे, को अननेसेसरी बेनिफिट ऐसे ही ना डालता रहे, ठीक है। तो उसको वो पर्पज़ अचीव करने के लिए, तो पर्पज़ वो अप्रूव हो गया तो पर्पज़ तो अचीव हो गया ना। आप पिछले सालों के भी आप चेक कर सकते हैं, अप्रूवल हो गया तो आप अप्लाई के जब से आए हैं, वो ग्रेजुएटी है तो उसकी सर्विस तो 8-10 सालों से चल रही है ना। तो उस डे से आप सारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसका इस प्रॉफिट डिसअलाउ करने में या अलाउ करने में क्या उसका फ़ायदा नुकसान कोई नहीं है ना। तो इसलिए वो जस्ट एक कंडीशन थी कि इस कंडीशन की वजह से कंडीशन फुलफिल हो गई, चलो लेटर ऑन ही हो गई। तो इसलिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है एक्सपेंस पे होना चाहिए। एग्जाम्पशन या कोई चीज़ें जो लॉ अलाउ कर रहा है तो बेनिफिशियल है, बेनिफिट है या रेमेडियल है, क्यूरेटिव है, तो उसमें उसको फ़ायदा दे देना चाहिए। तो वैसे भी पिछले दिनों बहुत सारी जजमेंट आई हैं काजी साहब ऑनरेबल मिनिस्टर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने कहा जी जो जहाँ किसी को एंटाइटलमेंट ऑफ बेनिफिट है या एग्जाम्पशन है या क्रेडिट है तो वो बोल्डली अलाउ करना चाहिए, बजाय डिसअलाउ कर दें। और वो वेस्टेज ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी है ऑफ द डिपार्टमेंट भी, स्टेट भी और टैक्स पेयर की, बजाय वो टाइम इधर ज़ाया करने के वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से सिली चीज़ों पे ऐसे डिसअलाउ तो ये जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी और ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी करने के लिए नहीं करना चाहिए। जहाँ एक्सपेंस अदरवाइज अलाउबल है नेचुरली और या एक्चुअली, तो आपका प्रॉफिट कैसे आता है? सेल है, सेल में से सारे एक्सपेंस लगने फिर प्रॉफिट है। वही रियल टैक्सेशन तो वही होनी चाहिए। अब दरमियान में हम कंडीशन लगा दें कि ये वाली चीज़ ना की तो सारा डिसअलाउ हो जाएगा, या ये ना किया तो एक्सपेंस आ तो सेल में टैक्स लगा लें फिर। तो इसलिए एक्चुअल बेसिस या एक्चुअल रियल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, अब प्रॉफिट पे टैक्सेशन है, इनकम टैक्स ऑन इनकम है, तो रियल देखें तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंस जो भी इनकर हुए हैं डायरेक्टली टू अर्न दैट इनकम, तो वो सारे हमें लेस करना चाहिए। अब इस तरह की कंडीशन जो है, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड किया, या आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, एसेट नहीं किया, या आपने लोन क्रॉस चेक नहीं दिया तो इनकम बन गई, भाई है तो नहीं है ना इनकम। तो उसकी अगर उसने कंडीशन कंप्लाई कर दी, तो इंडिया में, पाकिस्तान में केस भी हैं, तो रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना चाहिए, सब्सटेंट नेचर देखनी चाहिए, उसका फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन या वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि रियल उसका इम्पैक्ट क्या है, रियल चीज़ क्या है, तो उसको देखना चाहिए, बजाय जस्ट वो उसी पे ये कंडीशन लगी है तो इसलिए हर डिसअलाउ करना है, ज़्यादा टैक्स लेना है। तो रियल टैक्सेशन जो है, इस तरह लोग टैक्स पेयर जो है वो पार्ट ऑफ द स्टेट है, वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट है, वो पैसे देते हैं, सो पूरी स्टेट चलती है, तो उनके साथ कुछ जस्टिस भी करना चाहिए। और जस्ट प्रोसीजरल एरर्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटी हैं, उस वजह से उनको पीनलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का। तो आज के लिए जो हमने फ़ंड्स के मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस को बड़ा थारोली देखा, उसकी अप्रूवल्स को, एग्जेम्पशंस को, उनकी जो रिजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट्स है, बाकी सारे मामलात को, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे नए टॉपिक के साथ, टॉपिक तो हमारा डेफिनेशन के साथ चलेगा, लेकिन डेफिनेशन में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उनके मतलब हम तफसीली आगाही हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।